नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में। तो आज हम जो है क्लास में पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कौन कौन से हैं। एक तो सासंजक बल, आसंजक बल और गुरुत्व पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे, नाभिकीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण का नियम, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब। इतने टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो हम एक टॉपिक को देखते हुए चलते हैं। तो पहले जो है सासंजक बल। तो यहाँ पर देखिए सासंजक बल। सासंजक बल जो होता है वो द्रव पदार्थों के बीच में सासंजक बल लगता है। तो द्रव पदार्थ कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे द्रव और द्रव, ये कोई दो पदार्थ होंगे, उनके बीच में जो बल लगेगा वो सासंजक बल लगेगा। जैसे यहाँ पर ग्लास है, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ये पानी भर देते हैं तो ये पानी हो गया, और यहाँ पर ये क्या होता है, शहद है। तो यहाँ पे शहद क्या है, ये द्रव है, और यहाँ पे पानी जो है ये भी क्या है, द्रव है। तो यहाँ पे द्रव पदार्थ के बीच में जो बल है वो सासंजक बल है। पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव जो है बनता है किसके कारण बनता है, वो सासंजक बल के कारण बनता। जैसे सासंजक बल जो होता है वो द्रव अणुओं को बीच में जो है ये जोड़े रखता है, आपस में जोड़े रखता है। तो इस तरीके से ऊपर एक सरफेस बन जाती है जिसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव जब बनता है तो वहां पे लंबवत बल लगता है। जैसे ये अणु हैं तो अणुओं के बीच में ये लंबवत बल लगता है। तो इस तरीके से ये पृष्ठ तनाव हो गया। अब देखिए पृष्ठ तनाव से भी क्वेश्चन आते हैं और सासंजक बल से। सासंजक बल, जैसे यहाँ पे पृष्ठ तनाव इसका मुख्य एग्जाम्पल है। और पृष्ठ तनाव से ये क्वेश्चन बनते हैं कि वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। क्यों? क्योंकि जो है उनके द्रव अणुओं के बीच में सासंजक बल होता है, इस कारण वर्षा की बूंद गोल होती है। या स्वादिष्ट ठंडा जो है सूप जो होता है वो स्वादिष्ट हो लगता है, और गर्म जो है सूप कम स्वादिष्ट लगता है। तो इसी के कारण होता है कि पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। या मच्छर जो है, देखा होगा नाली में जैसे मच्छर होते हैं, तो मच्छर क्या होते हैं, वो नहीं डूबते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। तो उनका शरीर जो होता है वो हल्का होता है और पृष्ठ तनाव के कारण ये ऊपर तैरते रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुरुत्व। तो यहाँ पर गुरुत्व को अच्छे से समझिए। गुरुत्व क्या है, तो पृथ्वी जो है ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का ये क्या है, केंद्र है। तो पृथ्वी क्या करती है, हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। कोई भी वो वस्तु है तो उस वस्तु को जो है पृथ्वी क्या करती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्व कहते हैं। अब यह देखिए कुछ कंडीशन होती है। गुरुत्व कहाँ पर ज्यादा होता है, इंग्लिश में ग्रेविटी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। तो गुरुत्व कहाँ पर ज्यादा होता है और कहाँ पर कम होता है। तो देखिए यहाँ पर ये ध्रुव है, ये पृथ्वी का ध्रुव है। तो ये जो है ये ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुवों पर जो है जी का मान अधिक होता है, यहाँ पर भी क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जैसे ये विषुवत रेखाएं जो होती हैं यहाँ पर जो है कम होता है। ये तो हुआ जी का मान। देखिए पृथ्वी सरफेस से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए जैसे ये पृथ्वी की सरफेस है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, पृथ्वी तल से जब हम ऊपर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, कम होता है।
यदि हम पृथ्वी तल के जब हम नीचे जाएंगे तो वहां पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। तो समझ में आया होगा कि अगर जो है पृथ्वी तल के जब हम ऊपर जाएंगे तो आकर्षण बल धीरे धीरे कम होता जाएगा, पृथ्वी तल के जब हम नीचे जाएंगे तब भी आकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होता जाएगा। अगर क्या करते हैं कि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, गुरुत्व जो है ध्रुवों पर अधिक होता है, तो हर वस्तु को अपनी तरीके से खींच लेता है। जैसे जैसे विषुवत रेखाओं पे चलना शुरू होता है तो वहां पर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस तरीके से 4-5 टाइप से क्वेश्चन अगर किसी टाइप से अगर घुमा के पूछ दिया जाए तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो ये तो हुआ गुरुत्व के बारे में। अब देखिए यहाँ पे शक्ति के बारे में। तो शक्ति क्या है, पावर। यहाँ पे देखिए शक्ति, शक्ति को पावर कहते हैं। शक्ति जो है कार्य करने की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन को हम यहाँ बता दें। तो जैसे यहाँ पे शक्ति का मात्रक जो होता है, इसका मात्रक यूनिट, तो मात्रक होता है वाट। और ये क्वेश्चन और बनता है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो यहाँ पे अश्व शक्ति में जो है 746 वाट होते हैं। 746 वाट का एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हुआ शक्ति के बारे में। अब नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण के बारे में। अब देखिए यहाँ पे थर्ड हेडिंग है ऊर्जा संरक्षण के बारे में। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता भी होगा कि ऊर्जा ना ही नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ये तो था ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे एक रूप से दूसरे रूप में कैसे क्या मतलब होता है कि अगर स्थितिज ऊर्जा है तो उसको हम गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा है तो उसको विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, और जहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा ना ही नष्ट की जा सकती, ना ही उत्पन्न की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती। जैसे यहाँ पे जनरेटर होता है, जनरेटर, तो जनरेटर का काम जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलने का काम करती है, विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा जो होगी उसको किस में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में। तो ये तो था किसका, जनरेटर का काम। तो यहाँ पे ऊर्जा ना ही नष्ट हो रही ना ही उत्पन्न हो रही, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही। अब देखिए जैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो जैसे रासायनिक ऊर्जा है तो वो विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम, जैसे एग्जाम्पल सेल है, तो यहाँ पे सेल जो होता है, तो सेल जो है क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा है, सॉरी उसमें रासायनिक ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा में किस में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में जैसे रेडियो वगैरह है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यांत्रिक ऊर्जा हो चाहे कोई भी ऊर्जा हो, तो वो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये हुआ, क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो वो हम जो है बताएंगे। डायनमो का कौन किस में बदलता है, ठीक है, विद्युत मोटर किस में कौन क्या बदलता है, कौन सी ऊर्जा किस में बदलता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं।
अब आते हैं कार्य। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है कार्य, वर्क। तो कार्य क्या है? किसी वस्तु पर आरोपित बल और वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है तो उस वस्तु को जो है क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। और विस्थापित करने पर जो वहां पर क्या आया है? परिवर्तन आया है या गुणनफल आया है, तो उसको हम कहते हैं कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए वस्तु है और यहाँ पे बी तक विस्थापित हुई, तो यहाँ पे कार्य जो हो जाएगा, तो यहाँ पे ए इंटू बी, तो ये हो गया कार्य हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी वस्तु पे आरोपित बल, उस पे बल क्या करेंगे? हम लगाएंगे। अब बल जब लगाएंगे तो वस्तु क्या है? एक वस्तु से जो है दूसरी जगह पे क्या होगी? वो विस्थापित होगी या कुछ उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अगर परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब हमने उस पर कार्य किया है। इसी तरीके से जैसे ए और बी, ठीक है, इस पर जो है वर्क किया गया, तो यहाँ पे वर्क इसके गुणनफल के बराबर होगी, तो ए इंटू बी। अब कार्य का मात्रक जो आता है वो जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। और यहाँ पे सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। तो यह कार्य से रिलेटेड जो है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कार्य होता क्या है और इसका रोल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा जो है हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, इतना याद रखिए। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु पर जो है क्या करते हैं? अगर वो गतिमान अवस्था में बदल जाती है तो उसको हम कहते हैं वो उसमें गतिज ऊर्जा के कारण ही वो अपना स्थान परिवर्तित किया है। ठीक है, जैसे घड़ी है, नहीं, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाने में क्या है? गतिज ऊर्जा लग रही है। तो किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए जो ऊर्जा लग रही है उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा जो है फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। एम जो होता है वस्तु का द्रव्यमान, वी क्या होता है? वेग। तो यहाँ पर जितनी उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी? उसमें गतिज ऊर्जा लगेगी। और गतिज ऊर्जा जो होती है वो धनात्मक ही होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती। धनात्मक का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं? उसकी गति क्या कर रहे हैं? बढ़ती हुई जा रही, तो यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ रही। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा में किसी स्थिर वस्तु के जो है स्थिति में, ठीक है, अवस्था के कारण जो संचित ऊर्जा होगी उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, और ये वस्तु जो है उसकी स्थितिज, जैसे यहाँ पे ये कोई वस्तु क्या है? स्थितिज अवस्था में है, ठीक है, और इसमें जो है ऊर्जा जो है वो संचित हो गई, तो संचित ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अभी नहीं समझ में आया होगा तो इसका एग्जाम्पल समझिए और आसानी से आ जाएगा। जैसे ये सुई वाली जो घड़ी जो होती है जिसमें चाबी भरी जाती, सेल वाली नहीं, जिसमें चाबी भरी जाती थी, तो चाबी क्या करते थे? उस घड़ी में भर देते थे, तो वहां पे जो गतिज ऊर्जा थी वो स्थितिज ऊर्जा में वहां पे स्थिर संचित हो जाती है। और संचित होने के बाद वो घड़ी क्या होती है? काफी दिन तक वो चलती रहती है। और फिर अगर जो है स्थितिज ऊर्जा खत्म हो जाती थी, फिर क्या करते थे? फिर उसमें दोबारा चाबी भरते थे, पहले जो घड़ियां आती थी। तो यहाँ पर आपको स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा और स्थितिज ऊर्जा भी समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दाब। तो दाब क्या है इसको समझिए। दाब किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल जो होता है उसको दाब कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल है, यहाँ पर कोई एयर भरी हो, इस पे ऊपर जो है जो बल लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो बल जो लग रहा है वो उसका क्या कर रहा है, क्षेत्रफल को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा। तो इस तरीके से उसको जो है लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर ये दाब हो गया, ठीक है। और दाब को किस में हम मेजर करते हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर दीजिएगा। अब ये रह गया यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा रह गया। तो नाभिकीय ऊर्जा को समझ लीजिए आप। नाभिकीय ऊर्जा, अब जैसे यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा समझिए, यहाँ पर ये नाभिक है, ये क्या हुई, कक्षाएं हैं, किसी भी परमाणु की कक्षाएं हैं। यहाँ पे प्रोटॉन हुआ, यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने का काम जो कर रहे हैं वो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय बल, ठीक है, नाभिकीय बल के कारण। अगर ये कभी विखंडित होते हैं, ठीक है, विखंडन का मतलब नाभिकीय विखंडन हो या संलयन, नाभिकीय विखंडन हो या फिर संलयन हो, संलयन। तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन में और नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा खर्च होगी या जरूरत पड़ेगी उसको हम बोलेंगे हम नाभिकीय ऊर्जा। अब देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन ये भी समझिए। नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन में ऐसा होता है कि कोई बड़ा नाभिक होता है तो बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटना, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन जो होता है कोई छोटे छोटे नाभिक मिल करके क्या करते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 2He हीलियम के अणु बन जाते हैं, ठीक है। और नाभिकीय विखंडन में अगर हीलियम को तोड़ा जाता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो ये नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल हुआ, ये नाभिकीय संलयन का। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।